हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द पीएन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं बिंदल, आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। आज फिर से मिलते हैं एक और पेपर सॉल्यूशन के साथ। जैसा हमने कल बताया था, सीबीएसई का पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, यूट्यूब पर अपलोड हो भी चुका है पेपर, आप देख सकते हो। और आज हम करते हैं गुजरात बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारे सामने ये वाला जो पेपर है अभी जस्ट हुआ था थोड़ी देर पहले ही, 11E नाम का जो पेपर है हमारे पास, वही सीक्वेंस है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा पेपर था। आज तो खुशी का माहौल होगा, बराबर। घर पे तैयारियां हो रही होगी कि चल मम्मी जी पापा जी आज तो हमारी सारी डिमांड खत्म करो, पूरी करो। आज तो हमने पेपर में मतलब धागे खोल दिए। आज जिस तरह का पेपर है आज का, ऐसा लग रहा है कि बच्चे ऐसा खुशी से उमड़ के खुशी से छलक रहे होंगे, बराबर। आज हमारे जो बच्चे हैं, डेफिनेटली एक बात तो श्योर है कि हमारे बच्चों ने, जिन्होंने हमारा टेस्ट दिया था, हमने पेपर जो सॉल्व करवाए थे और जिस तरह से क्लासरूम में तैयारी करी है, और जिन बच्चों ने परफेक्ट तैयारी करी है, आज उनके कम मार्क आने तो बिल्कुल भी चांस, मतलब पेपर सेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये कहाँ से मार्क काटे हम, बराबर। इतना ही आसान और इतना ही प्यारा पेपर था आज का। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला पेपर जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा संभलने जैसा था। कल के सीबीएसई पेपर में भी ऐसा था कि पहली ही गेंद, मतलब कि पहला ही सवाल, और बहुत ही धांसू और खतरनाक तो नहीं है खैर, लेकिन संभलने जैसा तो बिल्कुल भी है, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पूछा गया है कि जो पीएच पूछी गई है आपको, बराबर, कब, कि जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है, राइट। चलिए तो उसको समझते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल मैंने कोड दिया था पेपर के वक्त ही, आज वापस से मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। ABR लिख लीजिए। जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं पेपर कि किस तरह का बोर्ड का पेपर है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी 10th में आ रहे होंगे, तो उनके लिए खास है। ये ABR कोड हमने क्लास में करवाया है बच्चों, बराबर। क्या है ये ABR कोड? ABR कोड का मतलब होता है एसिड जो है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर पूछा क्या है? ब्लू से रेड, वही पूछा है। ओके, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये जो भी होगा वो पीएच क्या होगी, तो क्या एसिड होगा, राइट। क्या हो जाएगा? एसिड होगा। अब क्योंकि एसिड होगा तो एसिड की पीएच क्या होती है? लेस देन 7 से थोड़ी कम होनी चाहिए। तो 7 से कम में पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा। और अगर थोड़ा हम दिमाग दौड़ाए तो कॉमन सेंस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि ब्लू से रेड हो रहा है, इसका मतलब एसिड या बेस एक आध तो होगा। अब ये दोनों ही बेस है, ये तो खैर न्यूट्रल है, तो ये तीन ऑप्शन तो आने से रहे, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? आंसर ए हो जाता है, राइट। चलिए तो पहला ही क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, लेकिन थोड़ा संभलने जैसा था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है ब्यूटेन का। एन का मतलब क्या हो जाता है बेटा? एन का मतलब हो जाता है आल्केन। अब आल्केन का मतलब क्या हुआ? आल्केन का मतलब हो गया कि यहां पर जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो होगा CnH2n+2। सिर्फ कार्बन के जो नंबर है, ब्यूट का मतलब हुआ 4, आल्केन है तो डबल से +2 कर दो, तो 4 से डबल 8, ये तो आल्कीन हो गया, बराबर। 4 के 6, ये तो होगा ही नहीं, डबल से तो कम होगा ही नहीं। डबल +2 यहां पर सिर्फ एज इट इज ही रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आएगी ही नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, C4H10, जहां पर डबल और डबल से +2 हो चुका है। क्लियर? तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, बराबर। तो C4H10 सी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन, दोनों का आंसर भी आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि जो फिश के अंदर हार्ट के कितने चेंबर हैं? फिश के अंदर जो हार्ट का चेंबर्स है, कितने चेंबर्स होते हैं? ह्यूमन में 4 होते हैं, तो फिश के अंदर कितने होते हैं बेटा? 2 चेंबर्स होते हैं। 2 चेंबर्स आर हार्ट, 2 चेंबर्स ऑफ हार्ट इन द फिश। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इमेज है वो कहां पर फॉर्म होती है? बेटा इमेज कहां पर फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर। ह्यूमन आई के अंदर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फॉर्म कहां पर होगी? रेटिना पर होगी, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे का सवाल बोलता है, अब ये सवाल थोड़ा क्या बोलते हैं, उसके साथ इंसाफ करने जैसा है, क्योंकि पूछा गया है हमें कि इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला के बारे में पूछा गया है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर लिखा है नॉट रिप्रेजेंट, नॉट लिखा हुआ है आगे,
ध्यान दिया था कि गलती कर दी इसमें, नॉट लिखा हुआ है, बराबर, नॉट लिखा है मतलब इनमें से कोई एक आध फॉर्मूला जो है वो गलत होगा। अब जिन बच्चों ने पावर के फॉर्मूला याद रखे हुए हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हो कि जो हीटिंग इफेक्ट का ये वाला फॉर्मूला यहाँ से पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, तो यहाँ से ये H इज इक्वल टू वी क्यू बनता है और Q का फॉर्मूला H इज इक्वल टू वी आई टी बनता है, राइट। फिर मैंने आपको सिखाया था ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया आपका, ये सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया। फिर ये फर्स्ट वाले पार्ट में v की जगह अगर हम ओम्स लॉ लगा दे तो वो बन जाता है आई स्क्वायर आर टी, बराबर, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। और I के अंदर अगर हम ओम्स लॉ लगा दे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर टी। अब वहीं पर ये हीट के फॉर्मूला हो जाते हैं, और साथ साथ में अगर हम पावर के फॉर्मूला के बारे में बात करें तो हमें पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो हमें डिवाइड बाय टाइम कर देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू वी आई, जो कि है यहाँ पर। फिर फॉर्मूला बन जाता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी है। फिर आ जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वो भी फॉर्मूला है। तो अब पूछा क्वेश्चन में ये गया है कि नॉट रिप्रेजेंट करता है, तो कौन सा नहीं है, तो सर आंसर नंबर डी, ऐसा फॉर्मूला हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। क्लियर हो गई बात। तो ये जो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, डी आंसर सही था। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता होंगे। हमारे बच्चों को मैंने यही कॉन्सेप्ट से सिखाया था कि भाई इस तरह से आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करने हैं, सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला पता था V का कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होगा, फिर वहीं से ये इक्वेशन को आपको डिराइव करना है, बराबर। और ये डेरिवेशंस 2 सेकंड की बात थी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तो भी चलेगा, नहीं था तो यहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो आंसर डी इसका बन जाएगा। आई होप सभी का आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा ये गया है कि आप कितने भी दूर क्यों ना हो, नो मैटर हाउ फार यू आर, द इमेज यू गेट इज द इरेक्ट इमेज मिलनी चाहिए आपको। मतलब कि कितने भी दूर है हम लेंस या हमारे मिरर से, जो हमारी इमेज है वो इमेज जो है वो हमेशा कैसे मिलनी चाहिए, इरेक्ट, मतलब कि सीधी दिखनी चाहिए, जैसे हम है वैसे ही दिखनी चाहिए। तो पहले तो जो इरेक्ट इमेज है वो हमें कहाँ पर मिलती है, 3 मिरर होते हैं, कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर। तो जो हमें इरेक्ट इमेज का जो मिलता है वो इरेक्ट इमेज हमें मिलती है प्लेन मिरर में, और दूसरी मिलती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, बराबर। अब यहाँ पर साइज कहीं मेंशन नहीं करी गई है कि कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि साइज के अंदर कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। अगर साइज के बारे में नहीं बताया गया है दैट मीन्स कि आपका ये दोनों ही आंसर सही आ जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो ये जो है दैट विल बी योर आंसर बी। किसी बच्चे ने प्लेन या अगर कॉन्वेक्स कर दिया है तो बहुत इजी चीज थी, वहां पर आप जरा हल्की चीज की वजह से आपने ये मार खा ली है, बराबर। तो वहां पर आपको संभलने जैसा। तो ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर आई थिंक बोर्ड में था और टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी है, राइट। तो जैसा हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि बेटा जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस होते हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आते हैं, खास करके एक्सरसाइज और वो सब भी क्वेश्चन आपने आज देखा होगा तो फील किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, डायरेक्ट सीधा इन्फॉर्मेशन से ही ये पेपर आया हुआ है, राइट। तो यहाँ से हमारा आंसर बी बन जाता है। आगे बढ़े, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 MCQ, आई होप 6 में से 6 आपके आए होंगे आज, बराबर। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा। मैंने बोला था ना कि सिर्फ यही पूछेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, बराबर। तो ब्यूटेनोन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, जो कि लिखा हुआ ही है उन लोगों ने, बराबर। फिर बोला गया है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ओन का मतलब क्या होगा बेटा, कीटोन। आंसर सीधा ही डायरेक्ट दिख रहा है कि कीटोन आएगा, ठीक है। चलो ये बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बेटा 3.6 × 10⁶ जूल। टू द पॉइंट, डायरेक्ट ही। मैंने बहुत बार आपको बोला था कि ये वैल्यू याद करके जाइएगा आप। आई होप आप सब याद करके आए होंगे और ये यहाँ पर होगा उसका सही आंसर 3.6 × 10⁶। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आई थिंक प्री बोर्ड में भी हमने पूछा था, अगर आपको याद है तो, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला गया है कि भाई सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस बाय द फ्लोएम इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन ही है ना, पता है ना, ये डेफिनेशन ही है कि जो फ्लोएम से जो फूड ट्रांसफर करता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड को ही हम बोलते हैं कि सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो उसका जो ट्रांसफर है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, बराबर। ये एक मिलता जुलता ऑप्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो बच्चों को भी पता होता है, छोटे बच्चों को भी, कि वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं, और रेस्पिरेशन तो कभी भी नहीं आएगा। तो सीधा ऑप्शन क्या बन जाता है, ट्रांसलोकेशन, राइट। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन एकदम इंफॉर्मेशन बेस्ड एज ऑलवेज कि चिल्ड्रंस
के अंदर जो ट्रेट्स है वो इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स के अंदर, पता ही है, तो वो किसके थ्रू होती है, रिबोसोम्स, जीन्स या साइटोप्लाज्म। बेटा ये रिबोसोम्स और साइटोप्लाज्म तो टेक्स्ट बुक में ही नहीं है, मतलब इसके बारे में तो हमने स्टडी ही नहीं करी है, 9th स्टैंडर्ड में स्टडी करी थी, बराबर। तो सीधा ऑप्शन बन जाता है क्या, जीन्स। कुछ कुछ चीजें इतनी आसान है कि आप डायरेक्ट अगर एलिमिनेशन टेक्निक लगा दो तो आराम से आ जाएगा। और आई होप आपको एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में थोड़ा पता होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ, ये बहुत प्यारा सवाल है, इसमें गड़बड़ नहीं की हो तो अच्छा है आप लोगों ने, कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये हमारा मिरर हो गया, ये मिरर से ये हमारा पोल, बराबर, और इस पोल से ये हो जाता है C और ये हो जाता है F, बराबर। तो दिस विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी योर फोकल लेंथ। तो सीधा हमें दिख रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है, आधी होती है। हमने अगर फॉर्मूला आपने अगर रटा हुआ होगा तो इसमें गड़बड़ हो सकती है कि R जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सर वो F/2 होती है, और F की वैल्यू कितनी होती है, डबल देन 2R। ये फॉर्मूला था, बाकायदा टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला है। अगर आपने इसको रट के गए होंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी गलती हो सकती है। मैंने टेस्ट में भी आपकी जब एग्जाम ली थी तब भी ये गलती आपको मैंने बताई थी, और ये गलती हुई भी है आपसे। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो हमें सीधा पता चल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा हो रहा है क्या, हमारा फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, उससे आधी, मतलब कि 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आई गेस आपने सही आंसर दिया होगा, क्या आंसर आता है, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल, मैंने बार बार बोला था आपको कि इसको याद करके जाइएगा कि कोई ना कोई एलॉय के बारे में पूछ ही लेंगे। तो कौन सा एलॉय है बेटा, इसका नंबर ब्रास, बराबर। तो ब्रास जो है उसका बना होता है क्या, कॉपर एंड जिंक जो है वो क्या बनते हैं, ब्रास के बने होते हैं। और एलॉय क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें ये मेटल्स है दोनों, उन दोनों का मिक्सचर, मतलब कि ये हमारा एलॉय, मतलब कि ब्रास। क्लियर हो गई ये सारी चीजें, डन। चलिए आगे बढ़े। चलो डन, इतनी चीजें, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई भी चीजें हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बहुत ही प्यारा सवाल है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ही है, सारे के सारे ट्रू फॉल्स आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक से बाहर की गई है। मैंने बोला था ना आपको कि एकदम लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक पढ़िए, आराम से आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने ये सीधी सीधी टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है कि भाई आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल है, बट ये लस्टरियस है, हाँ सही बात है, यही तो हमने पढ़ा हुआ है, राइट। फिर बोला गया कि रेड लाइट बैंड द मोस्ट, क्या लग रहा है सही? नहीं सर, ये मोस्ट नहीं होता है, ये लीस्ट होता है, बराबर। डिस्पर्जन, जब डिस्पर्जन होता है तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का बेंडिंग होता है वो वायोलेट लाइट का होता है, और जो सबसे कम होता है वो होता है हमारा रेड लाइट। दैट मीन्स कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। डन। चलो आगे बढ़े। चाइल्ड जो वाई क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है तो उसके वो जो है वो बॉय बनेगा, सीधी बात है ना। वाई क्रोमोसोम है ही किसके लिए, बॉयज़ के लिए, बराबर। तो ये बात तो सही है एकदम, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। सॉल्ट है, ये कल मैंने सीबीएसई के पेपर में भी सेम चीज करवाई थी आपको कि सॉल्ट बनता कैसे है, तो कि ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला के बनता है, बराबर। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो गया वीक बेस। तो सीधी बात है, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड। दैट मीन्स कि इसका जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, एसिड होगा ना। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई वो सॉल्ट क्या है, एसिडिक है। यहाँ तक तो बातचीत सही थी। अब गलतियां कहाँ पर है, ये देखो कि हुज पीएच वैल्यू इज मोर देन 7, ये पॉइंट गलत दे दिया उन्होंने। यहाँ तक अगर आपने आधा अधूरा जल्दबाजी करी होगी तो ये भी गलत हो सकता है। पेपर में आज आपकी पेशेंस ही चेक करिए, क्योंकि पेपर के स्टार्टिंग में तो भावनाएं क्या हुई थी, क्या आज खुश तो बहुत होंगे तुम, वो भावना थी ना। आज पेपर वाले बोल रहे होंगे, बोर्ड वाले बोल रहे होंगे कि भाई आज खुश तो बहुत होंगे तुम, राइट। तो ये जो खुशी की जो भावनाएं हैं आपकी वो काबू में तो थी, क्योंकि यहाँ तक तो आपने सब कुछ सही था, लेकिन आगे गड़बड़ कर दी है कि भाई पीएच वैल्यू मोर देन 7। मोर देन 7 होता है कि लेस देन 7 होता है, लेस देन 7 होगा, राइट। तो अगेन ये चीज क्या है, फॉल्स। तो सही सीक्वेंस क्या होगी, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। डन। चलिए आई होप सारी चीजें सही होगी। आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं कहां पर, वन वर्ड में। वन वर्ड में भी बहुत प्यारे प्यारे सिंपल सिंपल से सवाल है। बोला गया है गैप, न्यूरॉन के बीच में जो गैप है वो क्या बोलते हैं बेटा, उसको साइनेप्स बोलते हैं। क्या, कौन सी बड़ी बात है, ये पता ही था हमें, राइट। चलो
एक्चुअल सनसेट और एपरेंट सनसेट, ये हमारे जो 11th चैप्टर है वहां से हमारा क्वेश्चन था कि जो सनसेट और सनराइज का जो टाइमिंग पीरियड है उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो वो जो डिफरेंस है वो कितना होता है एक्चुअल में और एपरेंट में, तो क्या हमने टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है डायरेक्टली और हमने पढ़ा भी हुआ है कि वो जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट 2 मिनट का होता है, बराबर। तो सिंपल सी बात है 2 मिनट का है। मेंडल वाला सवाल बोला था ना, एक एक दो मार्क, एक मार्क में ही आएंगे। देखो पहले वो जीन वाला एक क्वेश्चन आया, फिर यही एक क्वेश्चन आया, और अभी आई थिंक आगे एक आध होगा। तो ये मिलजुल के 1 या 2-3 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 3 मार्क का तो वेटेज था इसका। अब उसमें भी ये सिंपल सा ही सवाल है, देखते हैं। पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट है उनके अंदर F2 जनरेशन के अंदर इस टाइप के जीन्स देखने को मिले हुए हैं। अब इनमें से कौन से डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है ये आपको बताना था। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये दोनों के बारे में बता दो। तो डोमिनेंट कौन से होंगे बेटा, जो कैपिटल दिख रहा है वो डोमिनेंट होगा। दैट मीन्स कि कैपिटल टी और कैपिटल और स्मॉल ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके डोमिनेंट हो जाएंगे। और रिसेसिव यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दिस वन विल बी रिसेसिव। क्लियर। तो ये दोनों डोमिनेंट होंगे, ये दोनों ये वाला एक रिसेसिव होगा। ठीक है, चलिए ये पढ़ा भी है ना आपने, डन। चलिए फिर बोला गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है किस चीज के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। करवाया था ना, याद आपको, बोलो करवाया था ना कि करंट के लिए ए मीटर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा होगा बेटा, करंट इसके लिए होगा वोल्ट मीटर, बराबर। ये भी मैंने तो यहां तक भी करवाया था कि बेटा ये वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल होता है और ए मीटर जो है वो सीरीज में होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता था, राइट। चलिए डन इतनी चीजें, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये सारे आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही है कितने गलत। आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग्स में। एज ऑलवेज जैसा बताया था आपको कि एक जो है वो होगा आपका कहां से, अपने 6 चैप्टर में से, और एक जो होगा वो कहां से होगा, 13 चैप्टर से। जब ब्लूप्रिंट दी थी तब मैंने आपको बोला था कि यही चीज होगी, और इसमें यही देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी की ही बातचीत करते हैं। और इसमें हमें हार्मोन्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन हार्मोन्स के बारे में इस बार क्वेश्चन है तो यहां पर कुछ अलग है, देखते हैं। बेटा स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, सलाइवेशन, रिफ्लेक्स एक्शन या थिंकिंग प्रोसेस। डायरेक्ट हमें पता चल जाता है स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन, बराबर। तो और मेड्यूला और हमारा जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर मेड्यूला ओब्लोंगेटा उसका पूरा नाम है। ये जो मेड्यूला है वो क्या करता है, ये जो है वो हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और यहां पर हमारी जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है वो कौन सी है, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। तो आंसर क्या बनता है, बी और ए बनता है। देन ग्रास का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, वनस्पति, बराबर। तो ये क्या है, तो कि सर जी ये तो प्रोड्यूसर है, तो ये आंसर क्या बन जाता है, बी। अब डियर, ये हर्बीवोर है। हर्बीवोर क्या होगा, अगर हम उसमें देखें, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर भी था और मैंने क्लास में भी यही एक टेस्ट में प्री बोर्ड में करवाया था कि जो हमारा ग्रास है वो हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा, बराबर। फिर वहां से उसके ऊपर डियर आएगा जो कि क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा प्रोड्यूसर का, बराबर। अब ये क्या होगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो ये पहला कंज्यूमर है। दैट मीन्स कि ये प्राइमरी कंज्यूमर है, बराबर। तो यहां पर डियर बन जाएगा कि आपका प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके ऊपर जो कार्निवोरस आता है दैट विल बी योर सेकेंडरी कंज्यूमर। ये लास्ट वाली प्री बोर्ड में भी ऐसे ही एक सवाल आपको दिया गया था, राइट। चलो तो आंसर क्या बन जाता है, बाबक, क्या बन जाता है, BABC। जो आपके क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग्स की सीक्वेंस क्या रहेगी, BABC, मतलब कि बा बक, बराबर। क्लियर। चलो आगे बढ़े। तो 24 में से जरा कमेंट में स्कोर करके बताओ, हमारे सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे मुझे आज कमेंट में स्कोर अपना करके बताएंगे, सर हमारे 24 में से कितने सही हुए। मुझे हर किसी के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे बच्चों के आंसर चाहिए कि 24 में से हमारे कितने सही हुए हैं, बराबर। सभी बच्चे मुझे ये कॉमेंट में आज अभी लिख के देंगे। जैसे ये सेक्शन खत्म होता है ना, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में जाओ और ये लिखो, सर जी हमारे इतने आए, 24 में से 24 में से 23, कितने सही हुए मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़े। चलो इंटेक्स के अंदर अगर आप टेक्स्ट बुक खोलो तो उसमें सबसे पहला सवाल यही है, सबसे पहला सवाल यही है, बराबर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बेटा जब भी आप पढ़ो सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर इंटेक्स और टेक्सुअल एक्सरसाइज पढ़ो, काम हो जाएगा हमारा।
डन। तो चलो शुरुआत करते हैं सेक्शन बी पर, जो कि हमारे होते हैं 2 मार्क के सवाल, बराबर, और सिर्फ 9 क्वेश्चंस इसमें से करने होते हैं, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार सवाल है कि भाई मैग्नीशियम रिबिन को क्यों क्लीन किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम हवा के साथ जब रिएक्ट करता है एयर में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके वो रिबिन के ऊपर स्टिक हो जाता है और इसीलिए आपकी हीटिंग आगे प्रॉपर होगी नहीं। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको क्लीन करते हैं। क्लियर हो गई बात? यही इसमें लिखना था। आगे बढ़े। कल ही मैंने ये सवाल आपको करवाया था और मैंने बोला भी था कि बेटा ये 2 साल पहले या 3 साल पहले ये बोर्ड में पूछा गया है ये सवाल, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, बराबर। और हमने आज पूछ भी लिया है, देखो कितनी अच्छी बात है। पढ़ो। क्या है कि भाई कंपाउंड एक्स जो है वो आपका यूज होता है, कहां पर यूज होता है? जो रेलवे के जो ट्रैक है उनको ज्वाइन करने में। तो रेलवे के ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए जो कंपाउंड यूज होता है, क्या होता है? तो कि सर जी वो कंपाउंड होता है हमारा आयरन ऑक्साइड Fe2O3, बराबर। तो उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है। कौन सा हो जाएगा बेटा? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। कल के जो पेपर था उसमें भी यही हमने पढ़ाया था, यही सेम क्वेश्चन था कि एक्स कंपाउंड कौन सा होगा बेटा? Fe2O3 मतलब कि आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। अब बोला यह गया है कि वो रिएक्शन का नेम बताइए। पहले तो उस रिएक्शन का नाम बताओ। तो उस रिएक्शन का नाम है जी थर्मिट रिएक्शन। क्या नाम है? थर्मिट रिएक्शन, बराबर। और फिर बोला गया है कि उनका इक्वेशन बताओ। तो इस Fe2O3 के साथ क्या होता है? ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, इस आयरन ऑक्साइड के अंदर हम एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं, बराबर। किसको ऐड करते हैं? एल्यूमिनियम को। और ये जो हमारा एल्यूमिनियम है वो काफी रिएक्ट करता है इनके साथ, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जो है वो क्या कर देता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बना देता है, Al2O3 को बना देता है। और इसके साथ ये हमारे जो आयरन बाबू है, बराबर, उनको रिलीज कर देता है। बोलता है बेटा जाओ अभी तुम ना अभी इधर से निकलो, बराबर। तो ये 2 हमारा आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बैठा था। एल्यूमिनियम बोलता है कि बाबू तुम ना अभी निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में तो तुम निकलो। तो बेचारा आयरन इधर से निकल जाता है और ये इतना ज्यादा निकलता है, उस बेचारे को इतना दुख होता है यहाँ पर कि बेचारा रो रो के पानी जैसा हो जाता है। मतलब कि ये क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। अब क्यों लिक्विड बनता है? ऑक्सीजन से दूर कर दिया इसके लिए? जी नहीं सर, ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होता है बेटा? हीट रिलीज होती है। और क्योंकि ये हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी, दैट इज वाई यहाँ पर आयरन जो है उसको कौन से फॉर्म में लाया जाता है? लिक्विड बन जाता है ये, ठीक है, मेल्ट होके, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन है वो रेलवे ट्रैक में ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। तो आई होप इस चीज को आपने मेंशन किया होगा, ठीक है। ये मेंशन करिए, 2 मार्क में है लेकिन आप उसको मेंशन करोगे ना, पेपर सेटर ऐसे ही खुश होकर 2-3 मार्क तो खैर 2-3 तो क्या ही देगा, 2 मार्क आपको मस्त करके दे देगा, ठीक है। चलो डन। तो एक्स का आंसर ये हो गया, इसका नाम थर्मिट रिएक्शन और ये हमारी इक्वेशन। क्लियर? चलो डन, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सा सवाल बोलता है आर्टरी और वेन दोनों का डिफरेंस बताओ, बराबर। क्या है आर्टरी और वेन का डिफरेंस? तो कि एक मोटी होती है, एक पतली होती है। क्या? पाइप। मोटी पाइप का नाम होता है आर्टरी, छोटी पाइप का नाम क्या होता है? वेन होता है। पाइप लिखोगे तो मार पड़ेगी, पाइप नहीं बोलना है। क्या है? ये ब्लड वेसल्स हैं जो आपकी हैवी और जिनकी वॉल जो है वो थिक होती है। मोटी और पतली से मेरा मतलब क्या है कि जिनकी वॉल थिक होती है वो आर्टरी है और जिनकी वॉल पतली होती है वो क्या है? वो वेन्स होती है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिलीज कर मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा वो हमारे आर्टरी होगी और जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल करेगा, बराबर, दैट विल बी अवर वेन्स। आर्टरी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है। इनकी जो वॉल्स होती है वो काफी मजबूत होती है, इनकी जो वॉल है वो काफी कमजोर होती है। इनके अंदर जो प्रेशर है ब्लड का वो भी हाई होता है, उसमें लो होता है। बहुत शांति से हमने समझाया था और यही करके समझाया था। तो आई होप लिखा भी होगा, लिखा है ना। चलो आगे बढ़े, अच्छे से लिखना बेटा, बराबर। बहुत प्यारा पेपर है इसमें। चलो ये वाला जो है इसमें ध्यान से देख लेना। क्या है? आपने इसमें देखा होगा कि ऐसा बहुत जगह दिखाई देता है। तो जब भी डायग्राम के रिलेटेड चीज आती है ना तो वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए होती है और जो बच्चे जिनको थोड़ा दिखने में दिक्कत है, इम्पेयर्ड स्टूडेंट है हमारे बेचारे, उनके लिए ये क्वेश्चंस आते हैं, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट वो थियरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, बराबर। तो हमारे जो सारे बच्चे होते हैं उनको, नॉर्मल बच्चों को ये वाली चीज अटेम्प्ट करनी होती है, बराबर। ये दिखाई भी देता है, ये क्या बोलते हैं, पढ़ के ही आपको ख्याल आ सकता है, ठीक है। चलो
तो क्या बोला है कि ड्रॉ करना है और ह्यूमन लेबल करना है डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब देखो यहाँ पर है ना, कभी कभी आप थोड़े भावुक हो जाते हो कि बोला गया है कि सिर्फ मुझे डायग्राम चाहिए। क्या बोला गया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डायग्राम चाहिए। आप बैठे हो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरी समझा रहे कि अच्छा एक होता है इंसान, इंसान के अंदर होती है 2 किडनी, उसके अंदर ये होता है वो होता है, पूरी कहानी करने बैठ जाते हो। क्या पूछा है? ओनली डायग्राम। 2 मार्क का सवाल है तो सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके आओ। क्यों तकलीफ ले रहे हो? बराबर, थोड़ा बहुत लिखो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरी 2, 3, 4 पन्ने भर के आ जाओगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है। और इसमें लेबल्ड बोला गया है। मैंने बोला था ना क्लास में कि जब भी आप डायग्राम बनाओ तो आर्टिस्टिक नहीं, लेकिन लेबलिंग सही होना चाहिए, उसका लेबलिंग सही होना चाहिए। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि मुझे लेबल्ड डायग्राम चाहिए, तो लेबलिंग सारी सही करनी है। डन। फिर बोला गया किसी भी 4 ऑर्गन के बारे में लिखो। सिर्फ यहाँ पर भी सिर्फ नाम लिखने को बोले, ना कि एक्सप्लेन करने को। तो 4 ऑर्गन कौन कौन से हो जाएंगे? किडनी हो गई, यूरेटर हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सारी चीजें आती है इसमें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, सिंपल सा पूछा गया था। सिर्फ ये बोला गया है कि इन दोनों जो एनिमल है, मतलब एनिमल तो खैर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बराबर, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन से टाइप का होगा? तो अमीबा के अंदर जो होता है वो कौन सा है बेटा? इसके अंदर होता है सर जी बडिंग। बडिंग नहीं होता, गलत लिख दिया सर, बडिंग नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होगा? इसमें होगा फिशन। कौन सा होगा? फिशन। और ये भी कौन से टाइप का? बाइनरी फिशन होता है। कौन सा होता है? बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, और ये प्लेनेरिया में कौन सा हो जाएगा? प्लेनेरिया में हो जाएगा रीजनरेशन हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा? रीजनरेशन। तो अमीबा के अंदर हो जाएगा बाइनरी फिजन और प्लेनेरिया के अंदर हो जाएगा रीजनरेशन। ये दोनों टेक्निक के बारे में लिखना होता है। चलो आगे, ये अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इंडेक्स का ही सवाल है। इंडेक्स या एक्सरसाइज में से किसी एक में है कि प्लेनेट जो है वो क्यों ट्विंकल नहीं करते? क्योंकि उनके पास अक्षय कुमार नहीं है, इसलिए वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं करते हैं, है ना? नहीं, प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते हैं क्योंकि प्लैनेट और स्टार के कंपैरिजन में जो अर्थ है, समझो यहाँ पर ये हमारा अर्थ हो गया, बराबर, ये हमारा अर्थ हो गया और ये प्लैनेट हो गए और यहाँ पर दूर कहीं पर स्टार हो गए। तो जो स्टार से जो लाइट्स आती है वो लाइट्स क्या होती है? पॉइंटेड सोर्स के फॉर्म में आती है, जबकि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? लाइट्स के बीम आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के तौर पर नहीं आता है, पूरा क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट आता है। अब क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट आता है तो ये क्या करता है? तो क्या एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से रिफ्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग करने को देखने को मिलते हैं। कौन? स्टार्स, बराबर। लेकिन ये जो है महाशय, जिसके बारे में हमें पूछा भी गया है प्लैनेट के बारे में, ये क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट्स आता है तो ये जो रिफ्रैक्शंस है वो रिफ्रैक्शन जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल आउट करते हैं। जैसे कि ये एक रिफ्रैक्शन ऐसा हुआ होगा, बराबर, तो दूसरा रिफ्रैक्शन जो है उसी को इस तरह से काट रहा होगा, बराबर, तो तीसरा रिफ्रैक्शन इसी को ऐसा उल्टी डायरेक्शन में काट रहा होगा। मतलब कि ये दोनों जो रिफ्रैक्शंस है यहाँ पर लाइट के, वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? नलीफाई कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है वो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। डन। इतनी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। क्लियर हो गई बात इतनी? चलो, कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे एक बहुत प्यारा सा सवाल पूछा गया है हमें। अभी हमने जो पावर वाले फॉर्मूला देखे थे, देखो कितना अच्छा कर दिया उन लोगों ने। पहले पूछा कि पावर का सही फॉर्मूला, सॉरी गलत फॉर्मूला क्या होगा, सही भी नहीं पूछा, गलत फॉर्मूला क्या होगा। तो मतलब आपको सारे के सारे पावर के फॉर्मूला मिल गए वहां से। अब ये पूछा कि पावर क्या होगा बल्ब का। अब वो तीनों जो फॉर्मूला थे आगे एमसीक्यू में, उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो बताओ जी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोला गया है इतना वोल्ट है और इतना करंट है, तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन वाला कौन सा है? एक ही है, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो वोल्टेज की वैल्यू है 220 और करंट की वैल्यू होती है 0.5। 0.5 से मेरा मतलब होता है 0.50 से मेरा मतलब होता है क्या? 1/2, 50/100 मतलब कि 1/2। तो या तो आप उसको 1/2 भी लिख सकते हो
या तो आप उसको 1/2 भी लिख सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो 50/2, 50 को 0 निकाल दो तो ये 50/2 भी हो जाएगा, या तो 1/2 भी हो जाएगा। तो ये दोनों 0 यहाँ से कट हो जाएंगे, तो 22 से 5 को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर क्या बन के निकल जाता है 1110। तो 1110। और जो चीज़ मैं बार बार आपको रिपीट कर करके समझाई थी, चिल्ला चिल्ला के समझाई थी कि कुछ भी हो जाए हमें एक चीज़ नहीं भूलनी है, वो है यूनिट। क्या नहीं भूलना है बेटा हमें? यूनिट। तो यूनिट मार्क करके आए हो कि नहीं? क्योंकि ये यूनिट भी गलत होगा ना तो भी इसमें से आपके मार्क कट हो सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पावर का यूनिट है वॉट, तो आंसर क्या बन जाएगा 110 वॉट। इसमें गलती नहीं करी होनी चाहिए आपने। चलो आगे बढ़े। चलो आगे क्या सवाल है, क्या है कि भाई बोला ये गया है कि जो रेजिस्टेंस है सर जी, वो रेजिस्टेंस के ऊपर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। चलो 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 फटाफट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टिविटी मतलब कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वायर के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ों के ऊपर आपको डिपेंड करता है। अगेन टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है वो चीज़। तो ये फॉर्मूला के ऊपर से आप लिख सकते हो। तो डायरेक्ट आपको ये वर्ड में समझाना था, बराबर। चलो क्लियर इतनी चीजें? डन। चलो फिर भाई आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है भाई? सेफ्टी मेजरमेंट के बारे में बताओ। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सेफ्टी मेजर्स करने के लिए क्या यूज करते हैं? बोलो दो ही चीज यूज करते हैं सर जी, और दो ही के बारे में पूछा है, लिखी हुआ है ना प्रॉपर। फ्यूज यूज करते हैं और एक होता है अर्थिंग। ऐसा मन कर रहा होगा ना कि सर 9 में से 9 के 9 सवाल, क्या 13 सवाल होते हैं, उसमें से कोई 9 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। मन में लग रहा होगा कि सर 13 के 13 कर देते हैं ना। करके भी आए होंगे, हमारे एक है बहुत महान इंसान, बराबर, वो करके भी आए होंगे। तो लेकिन करे हुए, लेकिन सारे सही करने चाहिए, बराबर। तो आपको बेस्ट ऑफ जो भी है उसके मार्क मिल जाते होंगे, ठीक है। चलो फ्यूज और ये अर्थिंग के बारे में है, ये दो सेफ्टी मेजरमेंट्स, ठीक है। चलो ये सवाल अगर आपका गलत हुआ तो समझो भगवान जी है ना अपनी पूरी सेना को भेजेंगे यहां पर आपको मारने के लिए, अगर ये सवाल आपका गलत हुआ या इसको छोड़ा भी है तो। 1000 बार मैंने इसको करवाया होगा और हर बार रिवीजन में, हर बार जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब से मैंने बोला था कि बेटा ये वाला सवाल तो तुम करके ही जाना, इसको मत छोड़ना। लो इसको अगर गलत कर दिया होगा ना आपने तो भगवान जी ना अपने देव दानव मतलब हर जगह से आपको वो आएंगे मारने के लिए। कहाँ गलती ही नहीं होनी चाहिए थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। 5 प्रॉपर्टीज थी, बराबर, कि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, फिर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, देन वो जो है वो क्लोज्ड लूप बनाता है। इनसाइड में वो साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड में वो क्या जाता है नॉर्थ से साउथ, तो इसलिए क्लोज्ड लूप बनाता है। देन आफ्टर जो क्या बोलते हैं पोल के पास उनकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, देन उनके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट जो है वो हमें देता है क्या चीज़ देता है, तो कि ये टेंजेंट जो है वो हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फिर ये जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें लिखनी थी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये एक और प्यारा सवाल जो बताया हुआ है, अगेन ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पूरा पेपर आपको पहले से ही बताया हुआ था। ऐसा कोई बच्चा जो हमारा नॉन PN9 होगा, बराबर, तो वो बच्चा बोल रहा होगा कि सर हर एक सवाल पर बोल रहे हैं कि हमने करवाया था, बट क्या करें अब, अफसोस कि हमने बोला था और ये हो गया। ठीक है, क्या करूँगा मैं अभी, ठीक है। तो भाई ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, तो कि ट्रॉफिक लेवल मतलब आप जो पिरामिड्स ड्रॉ करते हो उसमें जो फूड चेन है बेसिकली, वो फूड चेन के जो इंडिविजुअल्स लेवल होते हैं वो इंडिविजुअल्स लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, बराबर। और एग्जाम्पल से बताना है फूड चेन के, एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। तो एक फूड चेन को एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो, जैसे अगर हम एकदम बेसिक फूड चेन के बारे में बात करें तो ग्रास हो गया, बराबर। ग्रास को कौन खाता है, बराबर, ग्रास को सपोज कि डियर खाता है, राइट। और उस डियर को कौन खाता है, तो कि सर टाइगर या लायन खाता है फॉर एग्जांपल, बराबर। तो ये एक छोटी सी फूड चेन हो गई जिसके अंदर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर। फिर ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा जो कि हमारा हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। फिर एक ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर का आ जाएगा, बराबर, जो कि कार्निवोर्स का होगा, ठीक है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल के बारे में आप फूड चेन से थोड़ा एक्सप्लेन करो तो एकदम आराम से पेपर सेटर खुश होकर मार्क दे देगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, ओजोन, बराबर। अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ भी, क्या बोलूं मैं,
सब कुछ एज इट इज, बराबर क्लास में कराया हुआ ही है सारी की सारी चीजें। कहीं मेरे से तो पेपर नहीं लेके गए थे। चलो आगे बढ़ो। ओजोन O3 बराबर कैसे अफेक्ट करता है, तो कि ओजोन एक तो O3 मॉलिक्यूल है, बराबर ब्लू कलर का गैस है, राइट, और बहुत ही प्यारा सा गैस है जो कि हमें यूवी लाइट के रेडिएशन से बचाता है, ठीक है। और ये कैसे अफेक्ट करता है तो बोल ही दिया मैंने कि वो यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। स्किन कैंसर हो जाएगा अगर हमें सनलाइट के अंदर जो यूवी रेडिएशंस होता है, बेसिकली क्या होगा कि जो सनलाइट आती है उसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट होती है। हमें तो एक ही लाइट दिखती है, लेकिन उस लाइट के अंदर भी बहुत सारे रेडिएशंस वाली लाइट होती है। तो वो जो लाइट है उसमें एक स्पेसिफिक नाम आता है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन। तो वो लाइट अगर हमारे ऊपर डायरेक्ट गिरेगी तो हो सकता है हमें स्किन कैंसर या दूसरी जो बीमारियां हैं वो हो सके। ऐसा ना हो इसलिए हमारे अर्थ का जो लेवल है, क्या बोलते हैं, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में ये हमारा ओजोन का एक लेयर है, ओजोन गैस का लेयर है, जो कि क्या करता है, ये जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो बचाता है हमें। अगर ये खत्म हो गया तो हमारे ऊपर यूवी रेडिएशन आ सकता है, जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये उसकी अफेक्ट होती है इकोसिस्टम के ऊपर। आगे बढ़े। अगला सवाल बोलता है कि जो बॉयज होते हैं उनके अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। गर्ल्स का पूछते हैं या तो बॉयज का पूछते हैं, अभी इन्होंने बॉयज का पूछा है तो लिख दिया होगा आपने, राइट, कंप्लीट, कि क्या क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, मस्टेज क्लियर होती है जो है मस्टेज आती है, देन बियर्ड्स के जो हेयर आता है, प्यूबिक रीजन्स में हेयर ग्रोथ होता है, उनकी आवाज़ जो है वो बदल जाती है, हाइट बढ़ने लग जाती है, ठीक है, ये सारे चेंजेस है, पिंपल्स आने लगते हैं, बराबर। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। आई थिंक मैंने प्री बोर्ड में आपको गर्ल्स के ऊपर आई थिंक सवाल पूछा था कि गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर बॉयज़ का पूछा है। तो दोनों आपको 1 ये वाला, फिर एक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम, ये एक पूछते हैं, और एक कॉन्ट्रासेप्शन और एक फ्लावर वाला पूछते हैं, तो और एक ए सेक्सुअल की टेक्निक पूछते हैं। ये 4-5 सवाल बनते हैं। ए सेक्सुअल वाला पूछ लिया, बॉयज वाला पूछ लिया, आगे एक में मेल या फीमेल वाला भी है, राइट, और एक फ्लावर वाला आई थिंक है या किसी और पेपर में था, लेकिन होता है, बराबर। तो इतनी चीजें होती हैं। डन। तो कैसा रहा आपका सेक्शन बी का सवाल, कैसे लगे आपको अटेम्प्ट और कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, जरूर बताइएगा हमें, बराबर। 37 तक आ चुके हैं, सेक्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। और अब एक और हैवी सेक्शन जिसको हम सेक्शन सी बोलते हैं, और ये जो है वो हमारे 3 मार्क का सवाल है और इसमें से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन आपकी पसंद के करने होते हैं। डन। तो चलो उसके बारे में भी देखते हैं 1 चलो शुरू करें। यहां से शुरू करते हैं सेक्शन सी में, बराबर। तो 3 मार्क के सवाल शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया आप लोगों ने, कैसा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था ना। बोला था ना कि ये बहुत काम की चीज़ है कि जब आपको कंपाउंड बनाना आता है तो आप ये सवाल को आराम से हैंडल कर सकते हो। अगर आपने कंपाउंड बनाना सीख लिया हो तो आपको आराम से पता होगा कि ये जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ यही करना है कि आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा H2 बन जाता है और Cl क्लोरीन जो है वो हमारा Cl2 बन जाएगा, क्योंकि ये गैस है। बहुत सारे बच्चों ने आज गलती करी होगी H और Cl के, लेकिन उसमें Pn के बच्चे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने को बिंदल सर ने बोला था कि बालक ये जो है वो गैस होता है, ये भी क्या होता है, गैस होता है, बराबर। और हमने ये भी बोला है कि बेटा जी ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो वो मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, एलिमेंट नहीं हो पाएंगे। अब क्योंकि वो एलिमेंट नहीं है तो उसको आप कैसे बताओगे, ऐसा ही करके बोलोगे, तो गलती नहीं करी होगी, बराबर ना। चलो H2 + Cl2 क्या होगा, 2HCl। यहाँ पर दोनों 2 जो है वो आगे बैलेंस कर देंगे इसको। डन। पहला एक इक्वेशन कंप्लीट हो गया आपका। दूसरे इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है सर CaOH ट्वाइस, और फिर क्या बनेगा, तो क्या सर जी उसके साथ आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों जब मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और वाटर मतलब कि H2O बनाते हैं। दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर दी सेकंड चीज का ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। आई थिंक सारी चीजें बैलेंस्ड ही है। डन। 3 और 1 4 और 2 2 4 डन 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 डन। ओके चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब थर्ड जो हमारा है वो है सोडियम। सोडियम के साथ जुड़ जाएगा क्या, वाटर, और
सामने क्या आ जाएगा, NaOH और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। क्लियर? तो ये हमारा प्यारा सा इक्वेशन है, यहाँ पर H2 के फॉर्म में है और यहाँ पर 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये हाइड्रोजन जो है वो 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 और ये 2 लगा दें तो ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। बराबर? तो डन, इतनी सी बात थी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और सिंपल सिंपल करो और 3 मार्क जेब में। बराबर? ऐसा प्यारा सा सवाल था। बराबर? चलो डन। फिर बोला गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल नॉन मेटल के स्टार्टिंग में ही है, बहुत सारी डिटेल में है कि भाई मेटल में लस्टर्स होता है, स्ट्रांग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, सॉलिड होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, है ना? बस वही उसी के बारे में लिखना था इसमें। डन। चलो फिर है कोरोजन बताओ और उसकी रेमेडी बताओ। रेमेडी का मतलब है उसके प्रिवेंट करने के तरीके, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जहाँ से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सको। और कोरोजन क्या होता है, तो कोई भी जो मेटल है, बराबर, कोई भी सपोज कि यहाँ पर मेटल का जो टुकड़ा है, उस मेटल के टुकड़े को अगर आप वहाँ पर एयर की वजह से, वाटर की वजह से या एसिड्स की वजह से, अगर उनकी जो सरफेस है, अगर सपोज कि ये हमारा मेटल हो गया और उनकी सरफेस को अगर किसी रीज़न की वजह से अगर डिस्ट्रॉय होती है, बराबर, अगर कोई रीज़न की वजह से ये उनकी जो सरफेस है उसमें हल्का फुल्का अगर हमें कोई डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, कोई हल्की फुल्की अगर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, उनकी सरफेस जो है वो देखो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई ना, बराबर, तो ऐसी सरफेस के अंदर कोई डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसा कोई डिस्ट्रॉय होता है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है बेटा, उस चीज़ को बोला जाता है कोरोजन। क्या बोला जाएगा? कोरोजन बोला जाएगा जब उनकी सरफेस डिस्ट्रॉय होती है। तो क्या करेंगे, तो ये जो हमारा मेटल है उसके ऊपर हम किसी ना किसी तरह से उसको कवर कर देंगे, बराबर। अगर हमने उसको कवर कर दिया तो इसके ऊपर वाटर, फिर एयर या फिर एसिड कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक लेयर लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का? कलर कर सकते हो, ऑयल कर सकते हो, या तो फिर आप जो अगर आयरन है, स्पेसिफिकली आयरन के केस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर वो आयरन है तो इसके ऊपर हम जिंक का एक लेयर लगा सकते हैं, जो कि क्या करेगा, तो कि उसको बोला जाएगा गैल्वेनाइज्ड आयरन, और ये जो है वो हमारे आयरन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है? और क्या कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं, बराबर, इनके अंदर कोई और मेटल मिक्स करे ताकि इनकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाए, जिसकी वजह से इनका कोरोजन जो है वो ना हो। क्लियर हो गई बात इतनी? जैसे कि स्टील के अंदर करते हैं ना, वैसी चीज। डन। चलो क्लियर, पूरा क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है हार्मोन्स के नाम लिखने हैं और उनका फंक्शन भी लिखना है, बराबर। जो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या हो जाता है, जो आपके हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ना, उनको ग्लैंड्स बोला जाता है। और स्पेसिफिकली उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर ये 3 हमें नाम दिए गए हैं, इनके थ्रू कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या है। तो पेनक्रियाज जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि टेक्स्ट बुक में होता है, और मतलब खैर मतलब पेनक्रियाज रिलीज करता है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आई थिंक इन्फॉर्मेशन गिवन है। और एक हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन, बराबर। अब इसके बारे में किसी को पता होगा, किसी को नहीं। तो ये एक जो हार्मोन है ना, आई गेस दोनों ही होंगे। तो एक हार्मोन जो है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है, ये जो है वो आपका बढ़ाता है, और ये शुगर लेवल को कम करता है। तो शुगर को कंट्रोल करने वाले 2 हार्मोन्स होते हैं, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। ये हार्मोन जो है वो पैनक्रियाज रिलीज करता है। आपने कोई एक आध भी लिखा होगा तो सही होगा। चलो, थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है, कहाँ पर होगा, गॉइटर मतलब कि गले के अंदर होगा। कल एक चीज मैंने करवाई थी इसके रिगार्डिंग, बराबर। थायरोक्सिन, ये जो है थायरोक्सिन, और क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा बेटा, थायरोक्सिन रिलीज करेगा। और इसका काम क्या है, तो कि इसका काम जो है वो मेटाबोलाइज करना है, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, उनके जो कंटेंट है, उन कंटेंट को क्या करना है, उन कंटेंट को मेटाबॉलिकली कंप्लीट करना है, कंट्रोल करना है। इनके जो मेटाबॉलिज्म है इनका, उनको रेगुलेट करना है, बराबर। इन सबके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है। और जब ये रिलीज नहीं होता है, बराबर, तो हमें क्या होता है, तो हमें एक डिजीज होता है जिनको हम गॉइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? गॉइटर बोलते हैं। और ये कब रिलीज होगा, तो कि ये थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन को रिलीज करवाने के लिए हमारी बॉडी में आयोडीन होना चाहिए। तो अगर आयोडीन होगा तो ही ये रिलीज हो पाएगा, और अगर ये चीज नहीं हुई तो ये चीज हो जाएगी।
जो कि हमारा जो थ्रोट का जो पार्ट है, नेक का जो पार्ट है, गले का पार्ट है, वो स्वेल हो जाता है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। बराबर, चलो क्लियर इतनी चीज़। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो उन बच्चों के लिए है जो अभी 10th में आ रहे हैं। जो बच्चे 10th पास आउट कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे, ये इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगी उन सबको। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जो बच्चे 10th में अभी आ रहे हैं उनके लिए ये खैर ये सारी चीज़ें हैं, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ में चलता रहे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती जाए। बराबर, चलो बताओ ओवरीज कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है बेटा? ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जो कि गर्ल्स के कैरेक्टर देता है। बराबर, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो हमारा रिलीज करता है, जो कि फीमेल्स के कैरेक्टर को डेवलप करता है। ठीक है, चलिए क्लियर इतनी चीज़। और जो टेस्टिस है यहाँ पर, वो क्या काम करता है? टेस्टिस जो है वो स्पर्म को रिलीज करता है, साथ साथ में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि मेल के कैरेक्टर्स देता है। आगे बढ़े, अब अगेन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन है और एक ये विजुअली इंपैर्ड के लिए। तो हमारे लिए ये वाला क्वेश्चन है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो और उसका डायग्राम भी ड्रॉ करो। जहाँ पर बोला है कि डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब करो, छोड़ो नहीं उसको। बराबर, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है। बराबर, चलो आ गया ना क्वेश्चन? सिंपल था क्वेश्चन। इस तरह से जो डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में है, बराबर, यहाँ पर ओवरीज है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब है, बराबर, फिर ये जो है वो यूटेरस है, ये जो पार्ट है वहाँ पर सर्विक्स और वजाइना है, और एग्स जो है वो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड होके फिर क्या होता है, तो कि फर्टिलाइज्ड होते हैं, एग्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। अगर एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए, स्पर्म्स नहीं आया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो एग्स है वो आगे बढ़ के यहाँ पर यूटेरस की वॉल जो है वो एंडोमेट्रियम नाम की एक वॉल को प्रिपेयर करता है, उसके मस्कुलर वॉल प्रिपेयर करता है। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये वॉल ब्रेक डाउन होकर ब्लड फ्लो के थ्रू यहाँ से बाहर निकलता है। और अगर क्या बोलते हैं, अगर अपना ये आ गया, क्या बोलते हैं, ये आ गया, क्या बोलते हैं, स्पर्म आ गया, तो क्या होगा? अगर ये स्पर्म आ गया तो क्या होगा? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो होती है कहाँ पर? तो कि ये चीज़ें जो है होती है हमारे उसमें क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डन। और विजुअल इम्पेयर्ड के लिए पूछा गया है कि मेल और फीमेल का जो है वो डिफरेंस पूछा गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें दोनों में क्या अंतर है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव में अंतर तो बहुत सारा है। खैर, बराबर, इनके पास ओवरीज होती है, इसके पास टेस्टिस होती है, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, ये ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, स्पर्म रिलीज करते हैं, एग्स रिलीज करते हैं। इनके जो है वो बॉडी पार्ट में प्रोस्टेट ग्लैंड्स और वो दूसरी ग्लैंड्स भी आती है, इनमें ऐसी कोई ग्लैंड नहीं है। इसमें ओविडक्ट होता है, इसमें नहीं होता है। बराबर, इसमें वास्ट डिफरेंस होता है, इसमें ओविडक्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते थे आप, ठीक है, लेकिन आपको नहीं। खैर, बराबर, चलिए आगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होगा, उसका एडवांटेजेस लिखने हैं। बराबर, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बताया ना आपको, कि जो हमारे क्या बोलते हैं, ऐसी टेक्निक जहाँ पर हमारे जो पार्ट है, कौन से पार्ट, प्लांट के अंदर जो है वो दो टाइप के प्लांट आते हैं, दो टाइप के पार्ट आते हैं। एक जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लावर, जिसके थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होगा। बराबर, और दूसरे जो पार्ट्स आते हैं वो है स्टेम, फिर आता है लीफ और फिर आता है रूट। तो ये रूट, स्टेम और लीफ के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और फ्लावर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा और ये वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा। तो इनके एडवांटेजेस क्या क्या है? इनके एडवांटेजेस है, ग्रोथ जल्दी होता है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मिलता है और सीडलेस प्लांट मिलता है, सीड नहीं मिलते हैं, प्लस थोड़ा जल्दी ग्रोथ हो जाता है। फ्रूट वगैरह जो है वो थोड़े अच्छे से और बेटरली डेवलप हो जाते हैं। बराबर ना? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर स्टेमन या पिस्टिल, दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाएगी। और उसके एग्जांपल में क्या होगा? वाटरमेलन होगा और पपैया होगा। बराबर, वाटरमेलन और पपैया होगा। ठीक है, तो ये दो उसके एग्जाम्पल भी आ जाएंगे आपको। आगे बढ़े, पावर ऑफ लेंस के बारे में पूछा गया है कि बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है और उसकी फॉर्मूला और ऐसा यूनिट सब कुछ पूछा गया है। अब यहाँ पर पावर ऑफ लेंस मतलब आप डेफिनेशन ना लिख के थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख के आए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि 3 मार्क का सवाल है तो थोड़ा लिखना बनता है। बाकी तो 3 मार्क की 3 चीज़ें पूछी हुई ही है, फिर भी खैर हम थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के आएंगे सो दैट कि हमारा जो वर्डिंग है कितने वर्ड्स में होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाता है।
आगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ दी फोकल लेंथ, कि जो हमारा जो लेंस है वो कितने पावर से या कितने अच्छे तरीके से जो लाइट है उसको रिफ्रैक्ट कर सकता है और हमें कितने बेहतर तरीके से जो है वो हमें विजन दे सकता है, वो हमें पावर से पता चलता है और वो चीज़ हमें फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से मिलती है। और उसका फॉर्मूला क्या है? यही है उसका फॉर्मूला। और उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट होता है डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। और ये जो है वो पावर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है डायोप्टर मीटर। बराबर, क्या बोला जाता है? डायोप्टर मीटर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट आपको करनी है। डन। चलो आगे बढ़े। आगे बहुत प्यारा सवाल है, न्यूमेरिकल, एकदम ट्रेडिशनल। कोई मैंने आपको बहुत 2-3 टाइप के सवाल करवाए थे क्लास में, लेकिन ये एकदम सिंपलेस्ट टाइप का, एकदम बेसिक रेगुलर टाइप का जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वही है। कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्ट हमें पूछ लिया गया है। v की वैल्यू पूछनी है और h डैश की वैल्यू पूछनी है। बराबर, तो आपने कंप्लीट कर दिया है ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, मतलब ट्रेडिशनल सवाल हैं इसमें से, और ये टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो कोई एरर के चांसेस है ही नहीं इसमें, कि भाई इसमें तो क्या ही खैर एरर होगी इसमें। बराबर, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट जो है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है और ये जो है वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है? u की वैल्यू यहाँ पर होती है और v और f जो है वो यहाँ पर होता है। बराबर, तो ये नेगेटिव हो जाएगी और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फिर बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोला गया है 15 सेंटीमीटर, तो ये -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। बराबर, और आपको बाकी सारी चीज़ें ढूंढने को बोला गया है। तो चलो 1 बाय 1 चीज़ों को ढूंढ के कंप्लीट करते हैं आगे। और जो बच्चे नए हैं उनको पता नहीं होगा, और जो बच्चे पुराने हैं उनको, जिन्होंने लिखा है, मतलब कि जिन्होंने अभी, जो बच्चे सॉल्यूशन के लिए देख रहे हैं वो बच्चों क्या करना है? पहला स्टेप पता होगा ना आपको, पहले डेटा लिखना था। बराबर, उस डेटा के बाद फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर जी कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला बनता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/f। दिस विल बी योर लेंस फॉर्मूला। बराबर, और इस लेंस के फॉर्मूला में v की वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो ये फॉर्मूला अगेन कट होके क्या बन जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको साइन रखनी है, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और u की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आपका 1/15 और यहाँ पर ओके f की वैल्यू 10 है। बराबर ना, f की वैल्यू जो है वो 10 है। f की वैल्यू होगी 10 और u की वैल्यू है -15। तो क्या बन जाएगा? तो सर जी यहाँ पर क्या होगा कि 1/v इज इक्वल टू, ये जो है कुछ इस तरह से आपको अब पिक्चर देखने को मिलेगा। सिंपल था यहाँ पर स्टेप। यहाँ के बाद जो बच्चे हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं। बेटा ये अब आपको क्या करना है? सीधा आपको एलसीएम लेना है। तो 15 का जो एलसीएम है, 15 और 10 का, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा 30। बराबर, एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। तो ये 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो कैसे 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1/v की जो वैल्यू है वो 1/30 आती है। तो ये v की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर, और वैल्यू सारी सेंटीमीटर में है। मैंने बोला ना कि आपको यूनिट जो है उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर, और साइन भी उसकी होगी क्या? पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज जो है वो हमें इस साइड पर मिलती है, और क्योंकि ये इस साइड पर मिलेगा इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। डन। तो पहला हमें फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। तो जो पोजीशन ऑफ द इमेज है v की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है नेचर, तो जो नेचर है वो कितना है? तो कि सर जी जो नेचर जो है इसका वो क्या होगा? तो कि सर नेचर जो होगा, अब मुझे बताओ कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उनके अंदर नेचर कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो यहाँ पर आपको रियल इमेज तो मिल रही है, अब इन्वर्टेड कैसे मिलेगी वो भी हम देख लेते हैं। फिलहाल नेचर जो है वो उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और पोजीशन क्या होगी उसकी? 30 सेंटीमीटर होगा। बराबर, और साइज क्या होगी इमेज की वो देखते हैं। अब साइज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, कि सर जी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे काम करेगा? मैग्निफिकेशन का होता है v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? v/u।
तो v की वैल्यू तो यहाँ पर से निकल के आती है 30 और u की वैल्यू होती है -15। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलती है हमें -2। क्या मिलेगी? -2। और दूसरा एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h। तो एच डैश की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाई एच। तो एच डैश का आ जाता है 2 और एच की वैल्यू होती है 2। दैट मीन्स कि ये जो एच डैश की और यहाँ पर मैग्निफिकेशन -2 है, बराबर। तो एच डैश की जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन जाएगी? -4 सेंटीमीटर, बराबर। तो क्योंकि ये इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इसलिए ये -4 के बराबर आएगी। तो ये जो आपको साइज है इमेज की वो क्या मिल जाएगी? -4 सेंटीमीटर। ठीक है। क्लासरूम में हमने एक और फॉर्मूला से करा हुआ था सॉल्यूशन कि यहाँ पर हम डायरेक्ट h'/h इज इक्वल टू v/u। तो h डैश की वैल्यू v/u मल्टीप्लाई बाय h, ये वाले फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं। और अगर किसी को ये फॉर्मूला ना याद हो तो हम मैग्निफिकेशन के अप्रोच से भी जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपने लिखा होगा, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिलहाल आपका आंसर जो आएगा वो क्या क्या है वापस में एक बार बता देता हूँ कि रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा, पोजीशन जो है वो 30 सेंटीमीटर होगी और जो साइज है इमेज -4 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। ठीक है। तो 45 वाला एकदम प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से पूछा गया था। आई होप ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। डन। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा अगेन, कितनी बार बोला था मैंने, जरा याद करो क्लास में ऐसा सर 1 2 3 5 पता नहीं कितनी बार कि बेटा सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन डेरिवेशन को दिमाग में बिठा लो। बिठाया था तो अच्छा हो गया होगा, बराबर है ना। सिंपल सवाल। अब इजी लग रहा होगा कि हाँ सर, अब डेरिवेशन उस वक्त लग रहा था डिफिकल्ट कि यार कितनी बार डेरिवेशन आ रहा है, क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, लेकिन जब बोर्ड में आता है तो बहुत खुशी होती है कि हाँ अब करा हुआ है और आ रहा है। डन। चलिए तो स्टार्ट करें। क्या है हमारे पास? सीरीज कनेक्शन है और फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो हमारे पास पता है कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो क्या होता है, तो कि सर सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। क्या होगी? करंट की वैल्यू सेम, हर बार आई की वैल्यू हर जगह पर सेम रहेगी, लेकिन जो वोल्टेज की वैल्यू रहेगी वो अब डिफरेंट रहेगी। V1, V2, V3 वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। और जो हमारा ओम्स लॉ है वो बोलता है IR इज इक्वल टू IR1, IR2 और IR3, ये हमारा ओम्स लॉ बोलता है। और क्योंकि I की वैल्यू हर जगह पर सेम है तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो ये I क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आती है? R1, R2 और R3 के बराबर आती है। सिंपल। डन। और इसमें एक और चीज़ आप अगर अपने एक्स्ट्रा करी हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज चलेगा। यहाँ पर बोला तो नहीं गया है कहीं पर भी, अदरवाइज आप आराम से इसको इस तरह से थोड़े डायग्राम के थ्रू भी ऐसे बता सकते थे कि यहाँ पर इस तरह से वो बैटरी, देन उसका स्विच, बराबर, यहाँ पर उसका स्विच, बराबर, और फिर ये ए मीटर, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, इस तरह से ये डायग्राम भी अगर आपने बनाया होगा तो भी एक अच्छी बात है। ये क्या है? वैल्यू एडिशन है। बाकी ये कंटेंट तो इतना ही पूछा गया है, लेकिन ये आपकी वैल्यू को ऐड करता है। तो कभी कभी जब अच्छे मार्क का पेपर हो या थोड़ा इजी लेवल पर पेपर हो, टाइम है आपके पास, तो आप ये वैल्यू एडिशंस भी कर सकते हो अपने पेपर के अंदर। डन। चलिए तो यहाँ पर हमारे जो सेक्शन सी की जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। अब एक भारी भरकम सा सेक्शन आता है। किसी बच्चों ने पहले से शुरुआत यहाँ से करी होगी, किसी ने ए से शुरुआत करी होगी। ठीक है। तो आखिरी सेक्शन हमारे पेपर का बहुत ही प्यारा, थोड़ा हैवी सेक्शन। क्यों हैवी सेक्शन है? उसके मार्क के वेटेज से ही पता चल जाता है कि सर जी ये जो सवाल है ना वो 4 मार्क के हैं और 8 सवाल हो पूछते हैं, उनमें से किसी 5 को हमें लिखना होता है, बराबर। तो चलो शुरुआत करें। तो भाई पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल बोलता है कि जो मिल्क है उनकी pH 6 है। ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि जैसे इस बार पेपर सेटर के लिए pH जो है वो एक फेवरेट टॉपिक बन गया था शायद से, क्योंकि जितने भी एस्ट्रो बेस के सवाल सॉल्व किए आई थिंक ये pH के ऊपर से ही आए थे, है ना। तो फील हो रहा है ना कि pH के ऊपर ज़्यादा उन्होंने प्रेम दिखाया हुआ है। चलो तो pH कितनी है? 6 है मिल्क की। पूछा ये गया है कि ये pH चेंज होगी
किस तरह से, बराबर, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज, पीएच किस तरह से चेंज होगी जब वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को। यहाँ पर वैल्यू नहीं पूछी है, आपको बोला है कि किस तरह से चेंज होगी, मतलब उसका ट्रेंड क्या होगा। तो आपको पता है कि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, मतलब ये एसिडिक होगा, तो पीएच जो है वो 6 से कम हो सकती है, मतलब कि उसकी वैल्यू जो है वो एसिडिक की तरफ ज़्यादा झुकाव चलता रहेगा और इसकी पीएच जो है वो कम की तरफ जाएगी। उसको एक्सप्लेन करें तो ये पीएच कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होगा, उसकी वजह से यहाँ पर वो वैल्यू जो है वो 6 से कम की तरफ आपको देखने को मिल सकती है। फिर पूछा गया है कि कौन सा गैस लिबरेट होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा, बराबर, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा बेटा, एसिड जब है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सर जी हमें सॉल्ट मिलता है और उस सॉल्ट के साथ H2 मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्ट के साथ H2 गैस मिलता है। तो ये H2 गैस जो है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था और फिर आगे लिखा भी है, एग्जाम्पल भी दे दो। तो एग्जाम्पल ये वाला तो खैर कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक में एक जिंक मेटल है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो है वो हमारे पास मेटल कौन सा है, जिंक मेटल है और उसमें एसिड जो है वो HCl है, बराबर। तो ये जिंक और HCl की वजह से हमें क्या मिलता है, ZnCl2 मिलता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात इतनी। इक्वेशन बैलेंस्ड भी मैंने बना दिया है, डन। कोई कंफ्यूजन, सिंपल सा सवाल था, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा गैस लिबरेट होता है, डन। और यहाँ पर pH 6 से कम की तरफ देखने को मिलेगी। तो आई होप ये दोनों सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे। तो आगे बढ़े, 48 वाला क्वेश्चन, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन नया है, ना इसको CBSE में अभी तक देखा, ना इसको हमने उसमें देखा, गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में से भी नहीं, इसके से मिलता जुलता है लेकिन ये वाला नहीं है। तो बहुत मस्त सवाल है। क्लोरीन गैस यूज्ड होता है किस चीज़ के लिए, तो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक सब्सटेंस एक्स सब्सटेंस को यूज कर मिलता है, मतलब एक्स सब्सटेंस बनाने के लिए यूज होता है। और ये जो एक्स सब्सटेंस है वो कहां पर यूज होता है, सर अटक गए, बफरिंग हो रहा है? जी नहीं, बफरिंग नहीं हो रहा है, सर कुछ दिखाना चाहते हैं क्या, ये ब्लीचिंग द कॉटन, एकदम स्ट्राइक हुआ सर, ब्लीचिंग, क्लोरीन है, ब्लीचिंग है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे होंगे। आगे पढ़ो कि लिनन, फिर टेक्सटाइल, मतलब कि ब्लीचिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, बराबर। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्स वाला सब्सटेंस जिसको बनाने के लिए जो है वो हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, और ये जो सब्सटेंस है, बराबर मतलब क्या है कि अगर समझो यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो यूज्ड होता है किस चीज़ के लिए, तो कि एक चीज़ बनाने के लिए, एक्स चीज़ बनाने के लिए। और इस एक्स चीज़ का नाम क्या है, तो अब हमें पता चल गया, ये ब्लीचिंग से हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होगा जिसको हम CaOCl2 बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसको बनाने के लिए यूज होता है, बराबर। तो वो सब्सटेंस एक्स क्या है, तो कि सर ये सब्सटेंस एक्स जो है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और उसका केमिकल फॉर्मूला है ये, जिसको आप साइंटिफिकली या केमिकली उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है उसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी कि ये क्लोरीन से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे बनेगा, कि जब आप इसको स्लेक्ट लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप उसको रिएक्ट कराओ तो ये चीज़ बन सकती है। किसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा आपको, स्लेक्ट लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये चीज़ जो है वो आपको बता देती है क्या, तो कि सर जी आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना देते हैं, बराबर। तो प्रिपरेशन और फिर यूजेस भी लिखे हुए हैं, ये लिख के आए थे कि नहीं, बराबर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इतने इजी सवाल को थोड़ा भावुकता से आपने गलती ना कर दी होगी। बहुत सारी चीज़ें पूछी है इसमें, कि पहले पूछा है सब्सटेंस का नाम बोलो, फिर बोला है उसका केमिकल फॉर्मूला लिखो, फिर बोला है उसकी प्रिपरेशन भी लिखनी है, फिर बोला है उसके यूजेस भी लिखने हैं, बराबर। तो बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, 4 मार्क के अंदर 4 चीज़ें तो मिनिमम पूछी हुई है। तो लिखा है कि फिर कुछ स्किप कर दिया था, इसमें यूजेस बोला गया है, बराबर। तो ये यूजेस सोचने की भी जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, यही है, देखो सी दिस, ये लाइन को पढ़ो, है ना।
कि वो यूज्ड होता है किस चीज़ के अंदर, ब्लीचिंग, कॉटन, लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। थोड़ी अगर आंखें और दिमाग खुला हो तो हमें सवाल में ही जवाब मिल जाता है। लगता है कि पेपर बनाने वाले की आंखें शायद से बंद थी, जो उन्होंने देखा नहीं, ऊपर आंसर दे रहे हैं और नीचे वही पूछ रहे हैं कि इसी के यूजेस के बारे में बताओ। पता नहीं शिवरात्रि की असर हो रही होगी कि कुछ पी लिया होगा गलती से उन्होंने शिव जी के उसमें महाशिवरात्रि पर, अभी तक नहीं वो असर गई है उनकी। ठीक है, चलो डन, क्लियर हो गई बात यहाँ पर क्या है क्या नहीं चीज़ें। पहली बात तो ये एक चीज़ हो गई, ये और ये सारी चीज़ें देख लेना। डन, चलो ये चीज़ एक मुझे लगता है कि कुछ अंदर से ऐसे इंट्यूशन आ रहा है, किसी बच्चे ने ये वाली चीज़ शायद से मिस ना करी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन डन। 49 पर आओ। तो बोला गया है, ये एक नया सवाल है जो अभी तक मैंने नहीं देखा है पेपर में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, सवाल इजी है लेकिन देखने को नहीं मिला, थोड़ा नया टाइप का सवाल था। सैचुरेटेड क्या होता है सर जी? ये सिंगल होते हैं सिंगल होते हैं सर, यहाँ पर भी सिंगल। सिंगल का मतलब होता है बेटा सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बड़े ही भावुक हो जाते हो आप यार, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है ये, और ये क्या है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन को हम आल्केन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? आल्कीन बोलेंगे या तो आल्काइन बोलेंगे। बराबर, क्या बोलेंगे? आल्कीन बोलेंगे या तो अल्काइन बोलेंगे। इसके फॉर्मूला क्या होंगे? CnH2n+2 होगा, इसका -2 होगा और CnH2n होगा। बराबर, फिर ये जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, नॉन सूटी फ्लेम देते हैं, बहुत सारी बातें थी करने के लिए। डन, तो ये सारी चीज़ें आपने करी होनी चाहिए। बराबर, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आपने आई थिंक प्री बोर्ड उस समय नहीं देखा होगा कहीं पर भी, लेकिन अच्छा सवाल था, नॉलेज आपको था और वही हमें पूछा गया है। चलिए अच्छी बात है, चलो कुछ नया ट्राई किया है। लेकिन एक बार नया ट्राई किया तो दूसरी बार वही घिसा पिटा सवाल रख दिया। होमोलोगस सीरीज और एग्जांपल के थ्रू बताओ। डन, पता ही होगा होमोलोगस सीरीज बहुत प्यारा सा सवाल है, मतलब बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये होमोलोगस सीरीज। क्या बताता है? एक चेन की, पहले तो मैं आपको नॉर्मल समझाता हूँ उसके बाद आंसर बताता हूँ। सपोज कि आप रोल नंबर 1 अगर आप किसी को बोलो कि बेटा रोल नंबर 1 खड़े हो जाओ, बराबर, तो उसके बाद कौन होगा? रोल नंबर 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से एक सीक्वेंस बनेगी। सपोज कि हम बोले कि बेटा रोल नंबर 5 खड़े हो जाओ तुम, तो 5 के बाद का रोल नंबर क्या होगा? 6, 7, 8 ऐसे सीक्वेंस चलेगी। तो जब एक फॉर्मूला की सीक्वेंसिंग चलती है ऐसे, बराबर, कि जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप क्या हो? सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाए आपका? सेम हो जाए। फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी जो है वो आपकी सेम हो जाए। क्या होनी चाहिए? केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप आपका सेम हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम हो जाए, और दो ग्रुप, पहला है कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कौन सा हो? अगर उनके बीच में डिफरेंस CH2 यूनिट का और 14U जितने मास का, कितना? CH2 यूनिट का और 14U जितने मास का, अगर उनके अंदर डिफरेंस रहता हो, CH2 यूनिट्स और 14U जितना, इतना अगर उनके अंदर डिफरेंस रहता हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो सीरीज में है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? उस सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। बराबर, लिखा था आपने कंप्लीटली कि कोई भी कंपाउंड है उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, और डिफरेंस कितना होना चाहिए? इतना, CH2 यूनिट्स का या तो 14U डिफरेंस होना चाहिए। बराबर, तो दैट विल बी योर होमोलोगस सीरीज। एग्जांपल, आल्केन की अगर सीरीज की बात करें तो मीथेन है, तो मीथेन के बाद अगर हम स्टार्टिंग करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये पूरी सीरीज हो गई। अगर आप अल्कोहल के बारे में बात करो तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से ये चीज़ें आगे चली जाती है। डन, तो इतनी चीज़ें आपको लिखनी थी 49 नंबर के क्वेश्चंस में। थोड़े नए टाइप की चीज़ें मुझे देखने को मिले इस बार। बराबर, चलो क्लियर, वो 49 वाला क्लियर। 50 पर 50 मार दो, उतना प्यारा क्वेश्चन दे दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम, या तो हार्ट या तो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछ लिया था, बराबर, और बीच में कहीं पर वो फ्लोएम वाली चीज़, तो मतलब दो सिस्टम तो हमें आराम से पूछ ली है। हार्ट वाला पूछते हैं रेगुलरली, इस बार एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ उनका झुकाव था। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़े। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम वाला है और नॉन डायग्राम वाला नीचे गिवन है।
चलो आगे क्या है, बोला गया है डायग्राम को ऑब्जर्व करो और ये सारे क्वेश्चन के आंसर दो। ABCD के बारे में पूछा गया है। अगेन क्वेश्चन तो सिंपल ही है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बार इतना ही बोलना है कि बेटा क्वेश्चन पेपर तो अच्छा था, बस आपने सिली मिस्टेक्स ना करी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बोला है कि आप आइडेंटिफाई करो गिवन पार्ट्स को और नेम दो कि भाई ABCD क्या है। तो ये A क्या होगा, ये A होगा सर ईसोफेगस, बराबर। ये बी क्या लग रहा है, तो कि सर बी लग रहा है हमें पेनक्रियास, बराबर। सी क्या है, तो कि सर सी लग रहा है हमें लीवर। और ये डी जो है वो सेंटर वाला पार्ट है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस, पेनक्रियास, लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, बराबर। तो इन सभी के आपको नाम लिखने हैं। फिर बोला गया है डाइजेशन प्रोसेस बताओ बी में। बी मतलब क्या, तो कि सर पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या डाइजेस्ट करता है, पेनक्रियास एक हमारी ग्लैंड है, अभी हमने पढ़ा था इंसुलिन वाले पार्ट में। तो वो तो हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन डाइजेस्टिव के लिए वो एंजाइम्स रिलीज करता है। और वो एंजाइम कौन सा होंगे सर, दो टाइप के एंजाइम हैं। एक होता है पेप्सिन, सॉरी पेप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन होगा, बराबर ना, ओके। दो टाइप के एंजाइम रिलीज करता है। एक होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। होता क्या है कि ये जो हमारा स्टमक है, बराबर, ये स्टमक के अंदर, ओके राइट राइट राइट, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, हाँ चलो ओके, थोड़ी यहाँ से माइनर से एक मिस्टेक है, कुछ बात नहीं। बी है दैट विल बी आवर स्टमक, बराबर। ये पेनक्रियाज नहीं होगा, ये पेनक्रियाज इसके पीछे, अगर डायग्राम तो को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये स्टमक है, स्टमक के नीचे यहाँ पर हल्का सा पेनक्रियाज दिख रहा है और उन्होंने एरो करके बताया हुआ है स्टमक के बारे में, बराबर। तो ये बेसिकली स्टमक है और उसी के डाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है कि स्टमक के डाइजेशन के बारे में बताओ, बराबर। तो स्टमक के बारे में पूछा गया है बेटा, सॉरी, ये ए में ईसोफेगस होगा, बी में स्टमक होगा और सी में लीवर होगा और डी में स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। तो बी वाले में क्या है, तो कि सर जी बी वाला स्टमक है और स्टमक के अंदर क्या होगा, तो कि स्टमक के अंदर फिर कहानी बहुत आसान है, बहुत डिटेल में हम लिख सकते हैं, बराबर। स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर HCl होता है, फिर क्या रिलीज होगा, म्यूकस रिलीज होगा, और क्या रिलीज होगा, तो कि और सर और पेप्सिन रिलीज होता है, बराबर। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और HCl जो है वो मीडियम प्रोवाइड करता है और म्यूकस जो है वो क्या काम करता है, म्यूकस जो है वो आपको हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए, ये हेल्प करता है आपको एक लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बराबर। तो क्या बोलता है, ये जो HCl है उस HCl से ये स्टमक की वॉल को बचाने के लिए जो है वो म्यूकस हेल्प करता है, डन। तो ये तीन चीज़ें स्टमक के बारे में पूरी डिटेल पूछी गई है और ये ABCD अभी पूछा गया है, बराबर। तो देख लीजिएगा, डन। तो एक चीज़ हमने समझ ली, ईसोफेगस, स्टमक, देन लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक करेक्शन देख लीजिएगा, डन। कोई बात, सिंपल सा सवाल था और अच्छी तरह से पूछा था। आई होप आपने क्या बोलते हैं सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, जैसे अभी हमसे हो गया वैसा नहीं हुआ होगा, बराबर ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे 50वां सवाल 50 रुपये के लिए। ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नाम लिखने हैं और एक्सप्लेन करिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊपर स्टमक के बारे में पूछा है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पूछा है, बराबर। तो ऑर्गन्स में सारी चीज़ें लिख सकते हो ना आप आराम से, मतलब आप नहीं, खैर, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ईसोफेगस, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब कुछ आ जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होता है, विली के थ्रू क्या होगा, जो फूड एब्जॉर्ब है वो आगे चला जाएगा, कहाँ पर, ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। मस्त क्वेश्चन है ना, आगे देखो कहाँ से है, जरा मुझे बताएगा बच्चा, कहाँ से ये क्वेश्चन है कोई? सर बोर्ड में आते हो ना एग्जाम के वक्त, सर इम्पोर्टेंट आप ही तो इम्पोर्टेंट आज आई रही इम्पोर्टेंट क्या तो आ क्वेश्चन जरा टेक्स्ट बुक में सोचो तो फाइंड करो ना आप लोग टेक्स्ट बुक में कहाँ पर ये क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म होता है ना, उसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के लिस्ट है 4 क्वेश्चन की, उसमें पहला या दूसरा ही सवाल है ये, सेम मतलब बेटा कुछ एक वर्ड की भी उन्होंने ऐसा ज़रूरी नहीं समझा कि एक आध वर्ड भी हम बदल दें। डिट्टो क्वेश्चन है ये कि एक्सप्लेन द डिफरेंट पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द एनर्जी, बराबर। सिंपल वो चार्ट था आपका ग्लूकोज का, वो आपको बताना है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है
वो ग्लूकोज जो है वो 3 पार्ट में, पहले तो वो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, और ये पायरूवेट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अगर यीस्ट का प्रेजेंस होगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आएगा, जो कि आपको क्या बना देगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल्स के अंदर होता है और वो हमें क्या बना के देता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना के देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है और वो हमें क्या बना के देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना के देता है। सिंपल था, बराबर। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो पुराने बच्चे थे और अभी जो सेकंड पेपर ही है एटलीस्ट, बराबर, तो आप देख रहे हो कि कितने तरीके से जो पेपर है वो टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहा है। तो आने वाले जो पेपर है उसके लिए भी आप कहीं और भागो, कहीं और जाओ कि सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, बेटा यही है इम्पोर्टेंट, बराबर। टेक्स्ट बुक को करो, दैट इज योर इम्पोर्टेंट, बराबर। उसी के क्वेश्चंस को करो, दिस इज योर द थिंग्स, बराबर। कहाँ भागने की जरूरत है। और जो बच्चे फ्यूचर में जो अभी 10th का आ रहे हैं, नए बच्चे जो देख रहे हैं, वो भी इससे लेसन ले सकते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाना है, टेक्स्ट बुक से दूर दूर जाके अलग अलग यहाँ वहाँ पर भागना नहीं है। शांति से टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को भी अगर हम करें तो कितनी अच्छी तरीके से हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़े, 51 तक पहुंच चुके हैं। अब आगे बोला गया है कि ह्यूमन आई को लेबलिंग करो और प्यूपिल और लेंस के फंक्शन के बारे में पूछा गया। आराम से ड्रॉ कर लिया होगा आपने, बहुत ही प्यारा डायग्राम है, बराबर। इस तरह से आपको बताना है। यहाँ पर सिलियरी मसल्स, देन ये क्या बोलते हैं आगे, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद क्या होगा, तो बेटा आइरिस होगा, देन आइरिस के बाद प्यूपिल होगा, देन लेंस होगा, देन यहाँ पर आपके सिलियरी मसल्स होंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, ड्रॉ करनी है आपको। फिर बोला गया है प्यूपिल के बारे में और लेंस के बारे में बेटा बता दो। तो प्यूपिल क्या है, तो कि प्यूपिल आइरिस के पास एक गैप है, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है और ये जो प्यूपिल है वो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। देन लेंस बताओ, तो लेंस कौन से टाइप का होता है, हाँ लेंस कौन सा होगा बेटा, लेंस होगा यहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा। और डबल कॉन्वेक्स लेंस के साथ क्या होगा, तो कि सर डबल कॉन्वेक्स लेंस के साथ आपका ये जो है वो क्या काम करेगा, तो लाइट को फोकस करेगा, बराबर, एकोमोडेट करके लाइट को, अपने जो लेंस है उसको, अपनी लेंथ को बढ़ा के घटा के कम करके ये जो है वो परफेक्ट इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें क्लियर विजन देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात, अच्छे से लिख लिया आपने सभी के फंक्शंस के बारे में। चाहो तो थोड़े बहुत और क्वेश्चन, मतलब और एक आध दो लाइन लिख सकते हो कॉर्निया के बारे में एंड ऑल, राइट, अगर लिखने की इच्छा है तो। खैर इतने अगर आपने कर लिया होगा तो मार्क आपको आराम से मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है कि बेटा जी मायोपिया के बारे में बताओ। मायोपिया क्या होगा, तो कि मायोपिया जो है वो आपका जिन बच्चों को दूर का नहीं दिखता है और नजदीक का दिखता है, बराबर, जो स्मॉलर बच्चों के अंदर दिखता है। क्यों होता है, बराबर, क्योंकि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये होता है। और करेक्ट कैसे होगा, करेक्ट होगा बेटा कॉनकेव लेंस को लगा के। क्लियर। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बोला गया है, क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि अगेन टन 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 टन, ऐसा हुआ, फीलिंग आ ना, जैसे जैसे ये सवाल को देख रहे हो ऐसा मन में ऐसा होना चाहिए ना, डांस करने की फीलिंग आनी चाहिए आपको कि क्या लिखा है, एक्सप्लेन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सर ने कितनी बार बोला था कि ये करके जाना, बराबर, करा था, लिखा होगा मस्त एकदम जोरदार डायग्राम बना के लिखा होगा ना, बराबर। फ्यूज होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वहाँ से फ्यूज आता है, फ्यूज में से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेन सप्लाई में से इलेक्ट्रिसिटी आती है, फ्यूज के थ्रू वो आगे जाएगा। जो दो टाइप की सर्किट होती है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, 15 एम्पियर 5 एम्पियर की। देन वो घर के अंदर आता है, दो टाइप के वायर होते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, रेड और ब्लैक कलर का, बराबर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। 220 वोल्ट होता है इसके अंदर। फिर जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पैरेलल जॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद एक अर्थिंग ग्रीन कलर का वायर अटैच्ड होता है अर्थिंग के लिए। अर्थिंग क्या होगा आपका, जो कोई भी लीक करंट होता है उसकी वजह से उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ अर्थिंग वाला ग्रीन वायर देते हैं, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट को से बचाने के लिए फ्यूज़ का रखा जाता है और वो फ्यूज़ सीरीज में ज्वाइन करते हैं और पीछे जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट सारे पैरेलल में ज्वाइन करते हैं। मस्त डायग्राम था ना वो, ऐसा यहाँ पर इस तरह से डायग्राम है। फ्यूज़ है, मेन सप्लाई है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। देन यहाँ से हमारे पैरेलल में एक ये इंस्ट्रूमेंट, एक ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ये एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट। देन यहाँ से
हमारे अर्थिंग का वायर, बराबर ज्वाइंट किया था, ये प्रॉपर डायग्राम भी ड्रॉ करना है, बोला गया है तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन भी करना है। सर ने बहुत बार ऐसा मतलब गला फाड़ फाड़ के पॉइंट वाइज करवाया था, मैंने याद है आपको क्लास में कैसे वो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था कि पहले आपको जनरल आइडिया लेना है, फिर वो जनरल आइडिया के बाद डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर वो रेड कलर कोडिंग के बारे में बताना है, फिर अर्थिंग की कहानी बतानी है, देन फ्यूज की कहानी बतानी है। बोर्ड पर मैंने पॉइंट्स भी लिखे थे, बराबर, बस आपको वो याद करने हैं और धड़ाधड़ फिर तो क्या है 4 मार्क की बौछार हो जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। और ये वाला एक क्वेश्चन था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, FBI रूल, एक और एक ABR कोड था और ये दूसरा कोड FBI, जो हमारे 3 फिंगर्स है, थंब है, फर्स्ट फिंगर है, सेकंड फिंगर है, इन तीनों को परपेंडिकुलर अरेंज कर दो तो ये फर्स्ट जो है वो F मतलब फोर्स बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है B का मतलब, और ये सेकंड फिंगर आपका करंट बताता है, बराबर। और जो वायर की डायरेक्शंस और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो कि हमें लेफ्ट हैंड रूल में बताता है। और शॉर्ट सर्किट कब होगा कि अभी जो इसमें हमने बताया ना, एक लाइव वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा, तो ये दोनों वायर जब इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे के अंदर मैच हो जाए, तो करंट की अमाउंट बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही करंट की अमाउंट बढ़ेगी तो करंट की वजह से हीट की अमाउंट भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फायर होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, बराबर। चलो आगे बढ़े लास्ट क्वेश्चन की और ये लास्ट क्वेश्चन तो ऐसा फील हो रहा है कि हमारा ही पेपर से उठाया था, आई थिंक यही था ना क्वेश्चन 2-3 पेपर से पहले, कि बेटा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बताओ। तो जो अब इसमें भी देखो तो अगर हम बताए तो वर्डिंग है, बायो का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, डिग्रेड का मतलब होता है उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सब्सटेंस जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसको डिग्रेड या डिकम्पोज कर सके तो वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे, और ऐसे सब्सटेंस जिसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सॉरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अगर वो डिग्रेड नहीं कर पाए, मतलब नहीं कर पाए, तो उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जो हमारे फूड की जो आइटम्स है वो सारी केले का छिलका हो गया, फूड्स हो गए, जो वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ये सारा वेस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जबकि ये पेन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, दैट विल बी अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, बराबर। फिर बोला गया है कि बेटा इकोसिस्टम क्या होता है, तो कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट मतलब हमारे जो सराउंडिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं उनको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। और उनके कंपोनेंट में जो लिविंग कंपोनेंट है उनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अगर आपको याद है तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने ये सवाल करवाया था इकोसिस्टम में कि उनके कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, और इसमें हमने लिखा भी था कि एबायोटिक में क्या क्या आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और बायोटिक के अंदर वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं। हर किसी के बारे में थोड़ा 1-1, 2-2 लाइन आप लिखो और उसके एग्जाम्पल लिख लो तो आपको आराम से इसके 4 मार्क दोनों के मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात, डन। तो यहाँ पर हमारा जो 2026 का जो गुजरात बोर्ड का पेपर है उसका सॉल्यूशन समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देखते हुए भी, और सॉल्व करने के बाद आपको मिला भी होगा कि अच्छा यार पेपर तो बहुत काफ़ी इजी था। तो जिन बच्चों ने लिखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पेपर, जिन्होंने बहुत अच्छे से लिखा होगा उन्होंने उनको लिए। और जिन बच्चों ने क्या बोलते हैं, जो बच्चे नए हैं जो देख रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत मन लगा के तैयारी करिए, अगले साल ऐसे ही आपका भी पेपर बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी हमारी दिल से दुआ है। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर लिखा है बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले पेपर में भी ऐसे ही मस्त काम करिए और हमारे पीएन का नाम और हम आप सब का नाम जो है वो रोशन करें। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत गलतियाँ करी है और उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है बेटा दिल पे मत लीजिए, गलतियाँ होती रहती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और आगे वाले जो 2 पेपर हुए हैं उनकी जो मिस्टेक्स है उनको अब दिल पे ना लेके अगले जो पेपर्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़े और उनको जो है वो अच्छे से सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पेपर्स, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी जो भी चीज़ें हैं फॉर्मेलिटी कर दीजिए। बाय बाय।